नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि देश में अब सांसद और विधायक बिक रहे हैं, और वो भी घोड़े, गधे, भैंस और बकरी की तरह। दरअसल जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र सरीखे राज्यों में हुए सियासी घटनाक्रमों को लेकर ये बात कही। लेकिन गहलोत के बयान के बाद अब कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये माननीयों का अपमान नहीं है? क्या यही नहीं, अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री अपने दूसरे और तीसरे कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे जब बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए? यही कुछ सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा था। मेरे मुंह से मत करवाओ। ये सरकार डेमो को जो खत्म कर रही है। बंगाल में 80 में से 60 एमएलए अलग, 28 में से 20 एमपी गायब, कल 6 एमपी चले गए। ये तो राजस्थान की बात। घोड़े और गधे और भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, उस प्रकार एमपी बिकने लग गए हैं देश के अंदर, और एमएलए बिकने लग गए हैं। इस कारण से ये सब नौबत आ रही है। ये बर्बाद कर देंगे डेमोक्रेसी को। अगर पब्लिक नहीं चाहती, अभी भी युवा पीढ़ी आगे नहीं आई, तो पता नहीं देश का भविष्य क्या होगा। मैं क्या सकता। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जयपाल सिंह मांडोता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एकलव्य सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगा। कैसे लगता है अशोक गहलोत साहब को कि जो लोकसभा के माननीय हैं या विधानसभाओं के जो माननीय, वो बिकने लग गए हैं? दीपक जी, आप लगातार देख रहे हैं देश में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही थी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने कहा आपको 400 पार हम नहीं भेजेंगे। आप में उतने गुण नहीं है कि आप 400 पार जाएं। ये तो कांग्रेस पार्टी में ही थे इतने बड़े गुण जो हमने 400 पार उनको भेजा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिद कर रखी है कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। वो नहीं हुआ इनसे। फिर उन्होंने तय किया कि विपक्ष मुक्त भारत करेंगे। अब वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने क्या करा कि जब भी इनका मौका लगता है, ऑपरेशन लोटस के तहत ये सरकारें गिराते हैं। और अगर सरकारें नहीं गिरती है तो माननीय विधायकों को, सांसदों को एन केन प्रकार या अपनी पार्टी में या एनडीए में शामिल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बंगाल इसका उदाहरण है, और जगह जगह हर स्टेट में जहां मौका लगता है कोई एक सांसद इनको तोड़ना हो तो एडी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा देते हैं कि राज्यसभा के सांसद को कैसे भी करके जिताओ। एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए शाम दाम दंड भेद तमाम तरह के ये उपकरण काम में लेते हैं, और वो लोकतंत्र के लिए खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत है। देश के तमाम एमपीज और एमएलए से कांग्रेस पार्टी निवेदन करती है, आप जिस मूल पार्टी में रह करके, पार्टी की सेवा करके आपको राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने आपको जिताया है, आप अपनी मूल पार्टी में रहें। कोई बहुत ज्यादा बात हो गई है तो एक बात अलग है, लेकिन नॉर्मली अधिकतर ये देखने को मिला, थोड़ा सा प्रेशर आया और वो अपनी मूल पार्टी को छोड़ के इधर उधर अपनी सहूलियत के तहत भागते हैं, और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। क्योंकि जनता बहुत ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ किसी भी पार्टी को वोट देती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, कोई अन्य स्टेट हो। वो जिस भी पार्टी को वोट देती है, जब उसको तकलीफ होती है, जब उसका वो जो वोट दिया हुआ, वोट देने के बाद जब वो एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, और कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पता चला तो हमारी माननीय आजकल थोड़े से प्रेशर में आने के कारण से अमुक पार्टी को अपने लालच के चक्कर में चले गए, तो जनता को भी धोखा होता है। अच्छा, ये धोखा, अच्छा राजकुमार जी एक मिनट, राजकुमार जी ये धोखा उस समय नहीं हुआ था क्या जब बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए थे? या सरकार बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बचाने के लिए इन बसपा के 6 विधायकों को अपने यहां पर शामिल करवा लिया था? दीपक जी, मैंने क्या कहा, हिंदुस्तान के तमाम माननीय एमएलए, एमपीज और जो भी पद पे रहते हैं, वो लोग अपने पदों का ख्याल रखें। जनता के विश्वास को कायम रखने की जिम्मेदारी उनकी है। इसके बाद मैं पूछ रहा हूं सर, घुमाइए मत राजकुमार जी। देखिए राजकुमार जी, ऐसे घुमाइए मत। उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी दोनों बार गलत किया गहलोत साहब ने, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मैंने क्या कहा, बहुत आवश्यक नहीं हो तो जनता के साथ सर उस समय कौन सी आवश्यकता थी? मायावती जी ने टिकट दिया था, मायावती ने टिकट दिया, बसपा के सिंबल पर चुनाव जीते, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उस समय कौन सी जरूरत आ गई थी? मैंने क्या कहा दीपक जी, माननीय एमएलए हो, एमपीज हो, सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए
कि उनकी जनता ने क्या विश्वास करके उनको वोट दिया है, उनके साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी है लगातार पूरे हिंदुस्तान में एक परंपरा है, एक फहरिस्त बना दी, एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट बन गई है आजकल। तो सरकार से निवेदन है, खासकर देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है, ऐसे रिवाज हिंदुस्तान में मत बनाइए। ठीक है, चलिए आप भी अपनी बातों को जो बसपा के साथ आप लोगों ने किया उसको आप जरूर घुमा फिरा जाते हैं। ठीक है, जयपाल मंडोता जी, आप लोगों ने स्थिति कर दी है एमपीज एमएलएस की, भैंस बकरी गधे घोड़े इस टाइप की। देखिए दीपक जी, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि हमारे को घोड़े चाहिए और वो घोड़े कौन से चाहिए उसके बारे में बताया। और इनके जो हमारे राजस्थान के प्रभारी है रंधावा साहब, उन्होंने डीएनए टेस्ट करने की कई बातें की। मुझे लग रहा है गहलोत साहब उसी से इंस्पायर्ड होके और आज वो बातें कर रहे थे। और इससे पहले भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम लोग बार बार देखते हैं वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया में या मीडिया में आके अनेकों बार बयान देते हैं। विषय ये होता है कि आज जो राजस्थान की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है, उसमें उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनका वजूद क्या है, आलाकमान का इंटेंशन लेने के लिए बार बार वो बयान देते रहते हैं। यदि वो थोड़ा सा भी बैक में जाते और कांग्रेस शासन का यदि इतिहास देखते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो क्रिस्टल क्लियर है। जो दोनों का नाम लिया उन्होंने, बंगाल का नाम लिया और महाराष्ट्र का नाम लिया, आप देखिए दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं खरीदा है, न भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो। देखिए हमारी सेंटर की सरकार और 21-22 स्टेटों में हमारी सरकार है, वो कौन मेजोरिटी के साथ में, हमारे अलायंस की सरकार है वो मेजोरिटी के साथ में। कहीं भी हमें एक एमएलए की और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कहीं भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। तो ये क्लैरिटी है कि बार बार गहलोत साहब जो आलाकमान उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार के बयान देते हैं और इस बयान से भी आलाकमान ध्यान नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी जी की जो घोड़े वाली बात थी कि हमारे को तो शादी में जाने वाले घोड़े वो हमें नहीं चाहिए, अब वो कौन से घोड़े थे जो राजस्थान में जिन्होंने जनादेश दिया जनता ने कि वह विपक्ष में बैठे बसपा के एमएलए को, फिर भी उनको राजस्थान सरकार में शामिल करके और गहलोत साहब ने मंत्री तक बनाया। उनको कैसे इन्वेस्ट किया, कैसे खरीदा, कैसे होटलों के अंदर ले गए, ये पूरे प्रदेश ने देखा। और राजस्थान के विधायक कैसे मानेसर में रहे, ये पूरे प्रदेश और देश की जनता ने देखा। आज सवाल ये उठता है कि जो गहलोत साहब बार बार ये बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस शासन के दौरान लगभग 70 से 75 सरकारों को बर्खास्त किया गया, उनको हटाया गया, लोकतांत्रिक तरीके से हटाया गया, मुख्यमंत्री को उठाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। और उस दिन को कौन भूल सकता है 1975 को, जब आधी रात को इस देश में आपातकाल थोप दिया गया, संविधान की हत्या की गई। तो एक बार गहलोत साहब ये बयान देने से पहले यदि सोचते और कांग्रेस पार्टी के शासन को याद करते, लंबे समय से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, आला कमान का इंटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए दिया गया है। केवल भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए, ऐसी कुछ भी सच्चाई। ठीक है, ठीक है। एकलव्य जी, अशोक गहलोत के बयान को आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि आलाकमान की तरफ खुद का ध्यान दिखाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए बयान दिया गया है। लेकिन जब यदि वो सरकारों को गिराने की बात करते हैं या विधायकों के बिकने या सांसदों के बिकने की बात करते हैं, तो आरोप उन पर भी लगातार लगते हैं कि दो बार 2008 की सरकार में और उसके बाद में 2018 में जब उनकी सरकार बनी तो दो बार बसपा के पूरे विधायक दल का विलय उन्होंने करवा दिया। हालांकि उसके बाद में वो मामला विधानसभा में चलता रहा, विलय के प्रस्ताव को चुनौतियां भी दी गई थी। इसी बीच में राजकुमार राउत का किस्सा भी हमें याद आता है, जब 2020 के अंदर मानेसर वाला पूरा प्रकरण चल रहा था, राजकुमार राउत अपने यही ज्योतिनगर आवास से बाहर निकलते हैं, उसमें पुलिस रोक लेती, इस तरीके की बातें भी सामने आई थी उस समय। देखिए दीपक जी, अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म जो बहुत ज्यादा चली, उसका नाम है धुरंधर। अब उसके 2 सीक्वल्स आ चुके हैं और उसमें क्या था कि एक हमजा करके जो कैरेक्टर है, जो जाके बेसिकली वहां पे अंदर से पाकिस्तान में वहां के पूरे माफिया गैंग में जो टूट कर देता है, तो उसमें क्या है कि वहां तो क्या होता है कि जो भारत की इंटेलिजेंस थी उसने हमजा को तैयार करके और उसके बाद वहां पे जाके पार्क किया था। परंतु इन केसेस में जो हम पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि इन सभी पार्टियों में पहले से कुछ इस तरह के कैरेक्टर तैयार बैठे हैं। भाजपा उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करती है कि कौन वो व्यक्ति है जो हमजा बनने के लिए तैयार है,
और आप देखिए ये जो हमजा जो कैरेक्टर बनता है ना दीपक जी, ये इसलिए बनता है क्योंकि ये डिसकंटेंट इनकी पार्टी में ही होता है। आप अगर शुरुआत से देख लें 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए, या आप बेसिकली अमित शाह जी ने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो भारतीय जनता पार्टी की, आप पाएंगे कि देखिए आसाम में अगर हिमांता बिस्वा शर्मा जी को देखें तो उस समय के जो वहां के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, उनके बाद नंबर 2 यही हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने तय कर लिया कि वो तो अपनी सारी कमान, अपनी पूरी पॉलिटिकल जो डायनेस्टी है वो अपने बेटे को देंगे, तो वहां पे हिमांता बिस्वा शर्मा तैयार हो गए। और इस तरह से यदि अगर आप देखते रहेंगे तो अभी जो सबसे रिसेंट एग्जांपल है, जब ममता बनर्जी जी ने ये तय कर लिया कि वो अपनी जो पूरी पॉलिटिकल लेगेसी है वो अभिषेक बैनर्जी को दे देंगी, तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी तय हो गए। तो मैं और देखिए ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है दीपक जी, कि जहां राजस्थान या अशोक गहलोत जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए, तो आपने देखा होगा कि 2018 का चुनाव जब सचिन पायलट जी के नेतृत्व में लड़ा था कांग्रेस ने और जीत भी दर्ज करी थी, तो उस समय कम से कम राजस्थान की जनता ने तो वो सेहरा सचिन पायलट के सर पर ही बांधा था। लेकिन उस समय पता नहीं कौन से एमएलए खरीद लिए गए, कौन से एमपी से कौन सा मैसेज करवा दिया कि मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत जी बन गए। तो मैं समझता हूं कि, और उस समय एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि 2017 तक तो गहलोत जी जो थे वो गुजरात चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त थे और उस समय कांग्रेस ने वहां पे परफॉर्म भी अच्छा करा था। अब देखिए चेंज जो इस बार आ गया है ना दीपक जी, वो चेंज ये है कि जो उस समय अशोक गहलोत जी के ट्रम्प कार्ड हुआ करते थे, जिसकी वजह से आखिर तक अशोक गहलोत जी एकदम निश्चिंत रहा करते थे कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो आला कमान के यहाँ मेरा ही नंबर लगेगा, तो वो अशोक गहलोत जी के ट्रम्प कार्ड थे अहमद पटेल। दुर्भाग्यवश उनका अब निधन हो गया, तो अशोक गहलोत जी का जो ट्रम्प कार्ड खत्म हो गया है, तो उस कारण से अब वो स्वयं भाजपा के हमजा की तरह बिहेव कर रहे हैं और कांग्रेस की परिस्थितियों को यहाँ पे खराब कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि अशोक गहलोत ही, यदि अगर भाजपा यहाँ पे रिपीट करती है 2028 में, तो ना भजनलाल जी, ना सचिन पायलट जी, ना जनता का जो मतलब विश्वास या अविश्वास है सरकार में, अशोक गहलोत ही सबसे बड़ा कारण बनेंगे भाजपा का रिपीट होने का। ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी, आरोप देखिए, अभी बीते वक्त की यदि हम बातें करें तो ठीक है, बसपा के विधायकों को आपने 2 बार अपने यहाँ पर अपनी सरकार में शामिल करवा दिया, उनको अपने मुताबिक जो पद थे वो उनको दिए गए, किसी को संसदीय सचिव बनाया गया, किसी को राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन इससे पहले की बातें की जाती है तो अनुच्छेद 356 की बातें भी की जाती है। आप लोगों पर आरोप लगता है, भी जयपाल मांडूता जी कह रहे थे 70 से 75 सरकारों को गिराने का काम आप लोगों ने किया। यह आंकड़ा यदि गूगल पर सर्च मारा जाए तो 90 के आसपास का पहुंच जाता है। तो आरोप तो आप लोगों पर भी बहुत कम नहीं है। दीपक जी, आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, बीजेपी लग रहे हैं, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी माननीय सांसद या विधायक जिस भी क्षेत्र से जीत के आते हैं, वहां की जनता ने किस विश्वास के साथ उनको वोट दिया है और वो उन विश्वास को मेंटेन करने में साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, जबकि मैंडेट उनको 5 साल का दिया था। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विश्वास 5 साल के लिए दिया जाता है, वो 5 साल पहले ही किसी प्रेशर में आके, किसी परेशानी में आके, किसी लोभ लालच में आके वो तोड़ते थे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये परंपरा मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अब ज्यादा लागू कर दी है। हर महीने 2 महीने में किसी न किसी स्टेट में लगातार खेल चलता रहता है, खेल चलता रहता है। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने ज्यादा कर दी है। आप लोगों के वक्त में कम थी ये परंपरा? आप लोग कम परंपरा आप लोगों के यहाँ पर कम थी, आप कम करते थे ऐसा उपयोग या प्रयोग? मैंने क्या कहा दीपक जी, ये माननीय सांसद और विधायक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जनता के प्रति कितने आश्वस्त और भरोसा रख सकते हैं, अपनी जनता का दिल जीतने में। राजकुमार जी देखिए, 2 बात हो गई, एक तरफ तो विधायक और सांसद पर डिपेंड करता है। 5 साल का जो विश्वास था उसको वो 2 साल में डगमगा गए। राजकुमार जी, उनको जिम्मेदारी 5 साल की दी थी। राजकुमार जी, आप क्लियर बात करिए ना। आप एक तरफ कह रहे हैं विधायकों की और सांसदों पर डिपेंड करता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी के राज में ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है, ज्यादा प्रयोग करने लग गए हैं, हर महीने 1.5 महीने में ऐसी स्थितियां आ जाती है। दीपक जी, पूरी दुनिया जानती है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी फेमस किस बात को लेकर के है। ऑपरेशन लोटस और तमाम तरह की बातें, ऑब्जर्वर जाते हैं,
विधायकों को तोड़ते हैं, सांसदों को तोड़ते हैं, और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और अब तो विधायक और माननीय भी तैयार बैठे रहते हैं कि वहां से बुलावा आएगा या वहां से कोई ना कोई वो बिना नंबर की गाड़ी आती है। तो ये तो चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। ये चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी होना चाहिए कि अपने को बड़ी वॉशिंग मशीन में चलना है। ये चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी हो सकता है। राजकुमार जी, चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी हो सकता ही है। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है दीपक जी। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जी ने परंपरा चला दी है इस बात की। ठीक है एकलव्य जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा। राजकुमार जी बहुत जबरदस्त प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अशोक गहलोत जी की बात करते हैं बसपा के विधायकों की, तब बात को वो घुमाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में एमपी एमएलए पे तय करता है। देखिए दीपक जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था। जो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि आज रात को उनके यहाँ पे ईडी या सीबीआई आ जाएगी तो क्या वो अपनी विचारधारा से कट जाएंगे? क्या वो सिर्फ इसलिए कांग्रेस को छोड़ देंगे और कल भाजपा का हाथ थाम लेंगे? मतलब अगर इनके दामन पर कोई दाग नहीं है और यदि ये अपनी विचारधारा के प्रति एकदम समर्पित हैं, तो क्या किसी के घर पे बस ईडी सीबीआई भेज देना काफी है अपनी विचारधारा से अलग हो जाने का? तो मेरा तो इनसे यही प्रश्न है कि यदि आज इनके घर पे ईडी सीबीआई आ जाती है तो ये छोड़ के इतना काफी होगा क्या कल भाजपा का हाथ थाम लेने के लिए? तो देखिए दीपक जी, मैं समझता हूं कि इस बात को समझना जरूरी है कि यदि अगर कोई अपनी विचारधारा अपनी पार्टी से अलग हो रहा है तो ये भाजपा की कमी नहीं है, ये कमी उस व्यक्ति की और उस पार्टी की है जो अपने लोगों को अपनी विचारधारा से बांध के नहीं रख पाती, या उन लोगों में कोई अपने मतलब ऐसे दामन पे दाग हैं जिसके कारण उन्हें डर लगता है, जिससे वो छोड़ के अपना जो है पाला बदल लेते हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि ईडी सीबीआई यूज कर ली जाती है, मेरा तो सीधा प्रश्न है, अगर राजकुमार जी के पास ईडी सीबीआई आ जाएगी तो छोड़ देंगे क्या सिर्फ इसलिए कांग्रेस को? ठीक है जयपाल जी, ठीक है, ये बातें कांग्रेस पार्टी की रही कि ठीक है उन्होंने क्या किया, अतीत उनका खराब रहा अच्छा रहा जो भी रहा, उन्होंने सरकारों को गिराया, उन्होंने विधायकों का जो दल बदल था वो करवाया। लेकिन अब यदि आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के भीतर ऐसी परंपरा गलत है, ये तो आप भी मानते होंगे। देखिए एकलव्य सिंह जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जो ईडी सीबीआई का आपने एग्जांपल दिया, मैं अभी जो वर्तमान में भारत के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, लगातार 18 घंटे तक सीबीआई से पूछताछ करती है जब वो सिटिंग सीएम होते हैं। और वर्तमान के जो हमारे होम मिनिस्टर्स है माननीय अमित शाह, उनको जेल में डाला जाता है, अनेक प्रताड़ना दी जाती है। इसका मतलब मायने हुआ कि क्या वो उस प्रताड़ना को सहन करके अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेंगे क्या? इसके अलावा भी 1975 के अनेकों एग्जाम्पल पड़े हैं। उस समय जनसंघ के लीडर्स हो, जो अपोजिशन के लीडर थे, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनको जेल में डाला गया। क्या वो आइडियोलॉजी चेंज कर लेंगे? विषय ये उठा कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो अपने एसेट्स को संभाल के नहीं रख पा रहे, अपनी आइडियोलॉजी से नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं, अपने लीडर्स का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल हेमंत साहब बिस्वा का नाम लिया अभी एकलव्य सिंह जी ने। वो जब राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, हम सबने सुना उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने उनके साथ कैसा बिहेव किया और क्या जो उनके चाय बिस्किट जो चल रहे थे वो कैसे उनको परफॉर्म किया, आज पूरे देश को पता है। तो आप अपने लीडर्स को अपनी आइडियोलॉजी के साथ में बांध के रख नहीं पा रहे हैं और इसका ब्लेम यदि आप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं एक बार अपने आप को गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ये उल्टे बांस बरेली को ही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मजाक बनाया, जिस प्रकार से अनेकों सरकारों को हटाया, लोकतांत्रिक तरीके से हटाया। सर सुनिए जयपाल जी, यदि कांग्रेस पार्टी ने किया, गहलोत साहब उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ठीक है जयपाल जी, यदि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया या कांग्रेस की सरकारों ने राज्यों की सरकारों को हटाया, राजस्थान में अशोक गहलोत ने दो बार बसपा के पूरे विधायक दल का विलय करवा दिया, तो क्या उसी राह पर बीजेपी भी चलेगी क्या? यदि उन्होंने गलत किया तो आज वो विपक्ष में है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिक पार्टी की वैचारिक पार्टी है। संगठन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। कोई यदि हमारी आइडियोलॉजी को विश्वास करके कोई आइडियोलॉजी के लिए आया हमारी पार्टी में, विचारधारा को स्वीकार करते हैं, तो आज जो मैं पार्टी में काम करूं मेरा भी उतना पार्टी सम्मान करती है, दूसरे का भी उतना सम्मान करती है, लेकिन उस आइडियोलॉजी को वो स्वीकार करते हैं और इस बात इसमें कोई नहीं है। आप देखिए वो केवल उसी सिंबल पे जीत के आया, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया है। वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे भी जीत के आए, उसके बाद में आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी क्या आज बंगाल के अंदर 50 एमएलए आए हैं, 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी में आए हैं? क्या महाराष्ट्र में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे आए हैं?
तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र व्यवस्था का सम्मान करती है, लेकिन दूसरी पार्टी का कोई विचारधारा को चेंज करके भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम उसको वो सम्मान देते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल वो सम्मान नहीं दे पा रहे, वहां उनकी वैल्यू नहीं दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी यदि कोई आइडियोलॉजी को स्वीकार करता है उसका सम्मान करती है, इसमें गलत क्या है? कहां लोकतंत्र की हत्या हो गई? ठीक है राजकुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे है। बीते दिनों मैंने रमेश मीणा जी, जो कि अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे थे, उनका एक बयान सुना था सर। उन्होंने कहा था कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, रमेश मीणा का भी करवा लीजिए और उनका भी करवा लीजिए, यानी कि अशोक गहलोत का भी करवा लीजिए। किसने पैसे लिए, किसने दिए, इन तमाम चीजों को लेकर ही बयान दिया गया था। यदि रमेश मीणा ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं तो पता लग जाएगा, और यदि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए दिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप ही के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वही आप लोगों की सच्चाई बयान कर रहे हैं इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर सचिन पायलट की मौजूदगी में? दीपक जी, रमेश मीणा जी ने क्या बयान दिया है, किस संदर्भ में दिया है, क्यों दिया है, किसका नार्को टेस्ट कराएंगे, किसका नहीं कराएंगे, तो वो भी ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज अगर बस चले ना, पूरे के पूरे विपक्ष को अपने आप में समाहित कर ले, और पूरा प्रयास कर भी रहे लगातार। विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रक भर के इन्होंने दुपट्टे रखे थे, और दुनिया भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला करके अरुण चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में प्रकोष्ठ बना लिया था। अरुण चतुर्वेदी जी के हाथ थक गए। उनसे जब हमारी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि हम तो दुपट्टे पहना थक गए। बुला करके, लाइन लगवा करके दुपट्टे पहना के थक गए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुला के। तो ये परंपराएं ठीक नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं। दूसरा मैं कह रहा हूं, विपक्ष जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है राजकुमार जी, मेरे पास वक्त की कमी है, सेवा करने के लिए। राजकुमार जी वक्त की कमी है, मैंने मान लिया, लेकिन मैं फिर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ये परंपरा लोकतंत्र में गलत है, तो आप अशोक गहलोत साहब को भी समझाएंगे क्या आज या कल जब भी मिलेंगे, मुलाकात होगी, कि अब की बार यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने तो ऐसी स्थिति में बसपा के विधायकों को या किसी दूसरी पार्टी के विधायकों को कम से कम शामिल मत करिए, जनता ने जिस सिंबल पर उन्हें जिताकर भेजा है उसी दल में रहने दीजिए। दीपक जी, मैं तो देश के प्रधानमंत्री से अपील कर सकता हूं, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। अरे सर, कि ऐसी परंपराएं हिंदुस्तान में मत डालिए। हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन है आदरणीय मोदी साहब। अरे सर, अशोक गहलोत जी भी राजस्थान के 3 मरतबा के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी परंपराएं मत डालिए। 400 पार आप नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, और कोशिश करिएगा। अशोक गहलोत जी को भी समझाएंगे क्या पता 240 में कोई चौका छक्का लग जाए। ठीक है राजकुमार जी, अपील अशोक गहलोत जी से भी होगी, कांग्रेस पार्टी से भी होगी क्या? दीपक जी समझ नहीं पाया, मैं कह रहा हूं यही अपील जो आप प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, वही अपील गहलोत जी से या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं से भी करेंगे क्या आप? ये अपील माननीय सांसद और विधायकों से भी है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ जिस पार्टी के में रहते हुए आपको वोट दिया है, आप उनके विश्वास पर कायम रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सीधे नहीं बताएंगे, लेकिन ठीक है। जयपाल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। लेकिन लोकतंत्र स्वस्थ रहे, विपक्ष भी मजबूत रहे, इसको लेकर ये परंपराएं गलत है, ऐसा मानते हैं क्या आप? देखिए दीपक जी, ये जो स्वस्थ परंपरा है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उन्होंने, यही भारत का संसद है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, इसी मंदिर में उन्होंने कहा था, वो चाहते तो ये कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी का एग्जाम्पल है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एग्जाम्पल सेट किया। एक वोट से उनकी सरकार गिरी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किसी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो अनेक उदाहरण पड़े। आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है, लेकिन वो कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता सत्ता के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं में ये गुण है जो ये कर सकते हैं। आज जो कांग्रेस आरोप लगाई, एक उदाहरण बता दीजिए। आपने अनेक सरकारें गिराई हैं, अनेक उदाहरण पड़े, भूल गए जिन्होंने इलेक्शन कमीशन वाली बीजेपी बची नहीं है। इलेक्शन कमीशन के को हमारे अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ाया, उनको मंत्री बनाया है, अनेक सीबीआई जजेस को आपने यूटिलाइज किया है। तो आप एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखे, आरोप लगाने से पहले एक बार सोचें कि किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या आपने एक नहीं, ठीक है। चलिए, मैं एकलव्य जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए जाता हूं। एकलव्य जी, मुझे जहां तक याद आता है, ये बीच में जो परंपराएं शुरू हुई थी उसमें बीजेपी के भीतर भी कुछ नेताओं ने चिंता जाहिर की थी। जहां तक मुझे जानकारी, यदि मैं गलत हूं तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा, नितिन गडकरी ने भी चिंता जाहिर की थी कि सत्ता प्राप्ति के लिए इस तरीके से पार्टियों में जो बदलाव किया जाता है या पार्टियां बदली जाती है, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत क्लियर हूं। दोनों पार्टियों के जब उनके समय समय पे जब उनके फायदे की बात होगी या नुकसान की बात होगी, उसके अनुसार वो बात करेंगे। परंतु जहां तक मैं मानता हूं, हमारे संविधान में दल बदल कानून बना हुआ है।
तो या तो कोई चीज असंवैधानिक हो सकती है या कोई चीज अलोकतांत्रिक हो सकती है। अगर वो हमारे संविधान में है तो वो लोकतांत्रिक ही है। आपको जो नैरेटिव बनाना है वो बना लेते रहिए, परंतु देश तो संविधान से ही चलता है। और जहां तक इसमें गहलोत जी का सवाल है, वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2.5 वर्ष जनरली तो वो आखिरी वर्ष में चालू होते हैं ये सब करना, लेकिन इस बार उनको 2.5 वर्ष पहले ही आभास हो गया है कि राहुल गांधी ने पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन का फैसला कर लिया है, जैसे डीके शिव कुमार को बना दिया कर्नाटका में। तो उसको लेके जो मन में आग लगी हुई है, उसकी वजह से इस बार चालू हो गए हैं, क्योंकि अब वो भी उनके पास नहीं है, उनके ट्रम्प कार्ड अहमद पटेल जी। तो इसलिए उस बात की ये बौखलाहट है। बाकी ये सब कुछ संवैधानिक है। जो कहते हैं ना कि मतलब पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है, और ये आखिरी में कौन तय करेगा। आप अपना अपना नैरेटिव बनाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान को इंटरप्रेट करने का जो सबसे बड़ा मतलब आखिरी जो पड़ाव है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है, और अगर वो तय करके कोई निर्णय कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। और बाकी जहां तक जनता की बात है, मैं मानता हूं दीपक जी, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जनता दोनों ओर देखती है। सिर्फ ये नहीं देखती कि कोई ईडी सीबीआई भेज रहा है, वो ये भी देखती है कि ईडी सीबीआई भेजने की वजह से कोई अपनी आइडियोलॉजी पे अडिग क्यों नहीं रह रहा और क्यों बिक जा रहा है। तो ये सब बातें हैं दीपक जी। चलिए एकलव्य जी बहुत शुक्रिया आपका, जयपाल सिंह मांडोता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ में राजकुमार शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अशोक गहलोत के बयान उस दौर में सामने आ रहे हैं जब लगातार वो बयान अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी लगातार देते हैं। बीते दिनों मानेसर कांड का भी जिक्र किया था, जिसके बाद में उन पर रमेश मीणा ने यह भी कहा था कि नार्को टेस्ट भी करवा लिया जाए। ऐसे में अशोक गहलोत के बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।